देखिए, तो एवरेज के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे चीज़ों को ज़रा गौर करिएगा। जैसे सबसे पहले मीनिंग समझना है हमें, एवरेज का मीनिंग क्या होता है। जैसे हम लोग कुछ फ़ॉर्मूला बनाते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स वगैरह-वगैरह बनाते हैं फ़ॉर्मूला। लेकिन रियली में ये जो फ़ॉर्मूला बना है, कैसे बना है? लॉजिक कैसे डेवलप हुआ? हमें ये जानना ज़रूरी है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कुछ दोस्त कुछ दोस्त हैं आप लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दोस्त लेकर आता है एक मिनट हुँ, एक दोस्त लेकर आता है समथिंग मान लीजिए कि 5 चॉकलेट्स ऐसा कुछ। तो एक लेकर आया 5 चॉकलेट्स ठीक है। दूसरा वाला लेकर आता है समथिंग 12 चॉकलेट्स। मान लो ऐसे आप लोग डेली स्कूल में आते हो, ऐसे चॉकलेट्स लेकर आते हो। एक दोस्त लेकर आता है 7 चॉकलेट्स, एक लाता है 18 चॉकलेट्स और एक लेकर आता है मान लेते हैं 30 चॉकलेट्स। तो ये अलग-अलग लोगों की संख्या है, ये लोग अलग-अलग है मतलब कि एक आदमी का अलग चॉकलेट है, एक आदमी का अलग चॉकलेट है, एक आदमी का अलग चॉकलेट है। तो ये सारे के सारे चॉकलेट लेकर आए हैं। अब स्कूल में तो भाई दोस्त-दोस्त होता है, सारा एक ही प्लेट में मान लो कि चॉकलेट डाल दिया। सारा चॉकलेट एक प्लेट में डाल दिया गया, डन, ठीक है। तो क्या सर अगर सारा चॉकलेट एक ही प्लेट में डाल दिया गया, तो कहेंगे क्या हम लोग कि अब बताइए ज़रा दोस्तों के बीच में बराबर बँटना चाहिए? तो जी हाँ। तो सबको ऐड किया गया कि बताओ ज़रा पूरे चॉकलेट्स हुए कितने मान लो हम लोगों के पास, तो इनको ऐड किया गया। अब बराबर-बराबर हिस्सों में बाँटना है दोस्तों के बीच में, तो कहें सर अब कैसे बाँटे? तो पहले ऐड कर लेता हूँ, तो जब ऐड किया गया तो कितना हुआ ज़रा एडिशन कर लेते हैं इस चीज़ को हम लोग। जैसे ही ऐड करेंगे तो डेटा विल बी 8 8 7 15 25 5 30 30 60 60 70 70 और 2 72 नहीं, नहीं रुको। 8 7 15 15 5 20 हाँ, 20 30 75 72 ठीक है। थोड़ा-सा डेटा उल्टा-पुल्टा हो गया, पॉइंट्स में आएगा। ओके ठीक है, कोई नहीं। तो 72 चॉकलेट्स हो गए टोटल और दोस्त कितने थे 5 तो इसे मुझे 5 हिस्सों में बाँटना था कि भाई हर एक आदमी को कितना मिलेगा। तो हमने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 72 डिवाइडेड बाय 5 अब इसको जब आगे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो सिम्प्लिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर में अगर 5 से डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करना चाहिए? जब भी किसी नंबर में अगर 5 से डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करना चाहिए? तो 5 में नीचे भी इंटू 2 कर दो, ऊपर भी इंटू 2 कर दो। इसका मतलब कि क्या हो गया सर? नीचे 10 हो गया, ऊपर 144 हो गया। तो 144/10 यानी कि 14.4 ये हमारा एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स होगा जो हर एक इंसान को मिलेगा। यानी कि ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा। ये एक पहला कॉन्सेप्ट आया। अब यहीं से आप इस एग्ज़ाम्पल को देख के कह सकते हो कि एवरेज का फ़ॉर्मूला कैसे बना। तो जी हाँ, हम देख सकते हैं कि हर एक आदमी के जी पास जो ऑब्जर्वेशंस था, यानी पहले वाले के ऑब्जर्वेशंस क्या था? 5 था, दूसरे वाले के पास ऑब्जर्वेशंस 12 था। ऐसे करते-करते ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे। तो जब मुझे एवरेज निकालना था, यानी कि सबको बराबर हिस्सों में बाँटना था, तो मैंने क्या किया? तो मैंने सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया। इसीलिए लिखते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय कितने लोगों में बाँटना है। तो कहें सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑब्जर्वेशंस। तो कहें सर 5 लोगों के में बाँटना है, यानी 5 ऑब्जर्वेशंस में बाँटना है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी को कुछ लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं कि सम ऑफ आइटम्स सारे आइटम्स का सम ठीक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये चीज आप क्लियर हो गई होंगी आई थिंक सो। अब सुनो जरा यानी कि कभी भी हमें किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं तो जी हाँ कर सकते हैं। तो जब ऐसा आप कह सकते हैं तो एक और बात आप कर सकते हैं क्या कर सकते हैं सर इसको शॉर्ट में हम चलो सम कह लेते हैं एस और इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एन कह लेते हैं ठीक है यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को एस कह लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एन कह लेते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर एवरेज इज इक्वल टू एस इंटू एन मतलब कि तो जी हाँ सॉरी एस बाई एन ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ कि इसका मतलब कि सर सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ आइटम
तो जी हाँ, ये आप कर सकते हो, एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, तो ऐसे कहा जा सकता है। तो मैं वही कहूँगा सर, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी कभी हमें सम फाइंड करना हो तो हम एवरेज को, यानी जो भी एवरेज अगर मालूम है और नंबर ऑफ आइटम्स मालूम है यानी ऑब्जर्वेशंस मालूम है, इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो सम मिल जाएगा हमें। तो जी हाँ, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देने से सम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात ये हमें क्लियर हो गई। अच्छा, अब जैसे हमने देखा कि ये तो एक प्रोडक्ट फॉर्मूला है, ये क्या है, एक प्रोडक्ट फॉर्मूला है। अब अगर ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है तो हमें प्रोडक्ट फॉर्मूला वाले केस में हमने रेशियो में कुछ पढ़ा था, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर? जी हाँ, एकदम कर सकते हैं। रेशियो में क्या पढ़ा था? ज़रा मैं अगले पेज में बताता हूँ। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं रेशियो उन्हें भी समझ में आएगा। देखिए आप, गौर करिए। अब जैसे देखो, हमने यहाँ कह दिया कि सम इज़ इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। चलो मैं वैसे पढ़ाता हूँ, जिनको रेशियो नहीं पढ़े उन्हें भी समझ में आना चाहिए। गौर करिएगा, मैं तुम्हें कहूँ कि कोई क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, कोई क्वेश्चन पढ़ा और देखा क्या कि सम था, पुराना सम था, कुछ डेटा का सम पुराना था और कुछ डेटा का सम नया था। ठीक है, ये कैसे हो गया? कुछ पुराने वाले डेटा का एवरेज निकाला हुआ था और कुछ नए वाले डेटा का एवरेज निकाला हुआ था। तो ऑब्वियसली पुराने वाले में कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा और कुछ नए वाले में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा। तो जी हाँ, कुछ पुराने वाले में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा, कुछ नए वाले में होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर, यानी कि एक कहानी पुरानी हो सकती है और एक कहानी नई हो सकती है। तो एग्जैक्टली राइट, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक कहानी पुरानी होगी तो एक कहानी नई होगी। तो जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ कि एक कहानी पुरानी है और एक कहानी नई है, तो हम जरूर क्वेश्चन को थोड़ा देर रुक जाएंगे और रुक के ढूंढेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या हमें परसेंटेज रेशियोज वगैरह गिवन है। ढूंढेंगे एक बार कि क्या इस क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज या रेशियोज वगैरह गिवन है। अगर गिवन है तो मेरा हेल्प करने वाला है, अगर नहीं गिवन है तो हेल्प नहीं करने वाला है। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बोलता हूँ। जब भी कभी जब भी कभी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा, इस बात को आप चाहे तो कहीं साइड में लिख सकते हैं कि जब भी कभी किसी क्वेश्चंस में हमें एक चीज दिखाई दे कि पुराना एवरेज, पुराना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और पुराना सम, और एक नया एवरेज, नया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नया सम, तो हम थोड़ी देर के लिए रुक के क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन में रेशियोज गिवन है, यानी कि रेशियोज के डाटा फॉर्म में डेटा है, क्या परसेंटेज के फॉर्म में डेटा है। अगर है तो हम उस क्वेश्चन को ना रेशियो के फॉर्म में सॉल्व करने का ट्राई करें। तो कहूँ सर, ये रेशियो के फॉर्म में कैसे सॉल्व करोगे? तो जरा एक चीज और देखो ध्यान से। ये सम हमें पता था, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट फॉर्मूला। आइए हम जरा इसको इलोबरेट करते हैं। इफ एनी क्वेश्चन two cases is there, if in any question, if in any question two cases are there, if in any questions two cases are there। ठीक है, अब देखो टू केस क्या हो सकता है, वो टू केस ओल्ड न्यू का हो सकता है, या फिर एक हो सकता है कि राम का केस है, एक श्याम का केस है, यानी कि राम ने कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्वेशंस निकाली, एवरेज निकाली है, और श्याम ने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि एक कल की बात है, एक आज की बात है, ये एक दिल्ली की कहानी है, एक कलकत्ता की कहानी है, यानी कि टू केस होना चाहिए। वो डजंट मैटर कि पुराना नया ही हो, वो ये भी हो सकता है कि एक इस शहर का एक उस शहर का, एक राम का एक श्याम का। एक ही बंदे ने आज सवेरे में एक घटना देखी है, उनका ऑब्जर्वेशन है, और एक शाम को एक घटना देखी है, उनका ऑब्जर्वेशन है। मतलब कहने का अर्थ कि टू केसेस कहीं से भी कैसे भी हो सकता है। तो जी हाँ, टू केसेस कैसे भी हो सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं कि पुराना नया ही सिर्फ हो। ठीक है, तो टू केसेस आते हैं। तो चलिए जैसे मान लेता हूँ कि केस वन में हम कहेंगे सर, चलिए पहला वाला केस को हम कहेंगे एस वन, सम को एस वन कहेंगे, एवरेज को ए वन कहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एन वन कहेंगे। ठीक है, तो एस वन इज इक्वल टू ए वन एन वन, तो कहेंगे सर सम क्या है, एस, ए मतलब एवरेज, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमने रिप्रेजेंट किया है, ये हमने रिप्रेजेंट किया है। तो पहले केस के लिए हमने ये कह दिया।
अच्छा, केस 2, सेकेंड केस में S2, तो उसका एवरेज A2, उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस N2। अब सुनो, मैं कहूं कि ये इक्वेशन 1 की तरह है और ये इक्वेशन 2 की तरह है। अगर मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को भाग लगा दिया तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ गया, सर भाग क्यों लगा रहे हो? भाग लगाने की नीड क्या पड़ी? बताता हूँ। जो लोग भी नहीं पढ़े यहाँ देखिए, कभी भी अगर मुझे ए टू बी चाहिए होता है तो हम लोग क्या ढूंढते हैं? ए बाई बी, है ना? जैसे कि मान लो कभी लिखा हुआ है कि 2a इज इक्वल टू 3b, तो हम कहते हैं कि सर 2a इज इक्वल टू 3b है, तो हमें ए टू बी निकालना है, तो हम लोग क्या करें? तो आप कहते हो कि एक काम करो, ए बाई बी निकाल लो। तो ए बाई बी करने से क्या हो जाएगा? जैसे ए बाई बी करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। और ए बाई बी अगर 3/2 हो गया, यानी कि 3:2 हो गया, तो इससे क्या मिल गया हमको? रेशियो दिखाई दे दिया कि 3:2 का रेशियो है। समझे? यही कह रहा था मैं। तो हम यही कहेंगे कि सर अच्छा ऐसी बात है, तो जी हाँ ऐसी बात है। तो इसीलिए हम भाग लगा रहे हैं ताकि ये रेशियो के फॉर्म में चेंज हो जाए। यानी A1/A2 हो जाएगा तो दैट विल बी द रेशियो ऑफ एवरेज। अच्छा, N1/N2 हो जाएगा तो दैट वन विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना? और S1/S2 हो जाएगा, दैट वन विल बी द रेशियो ऑफ देयर सम्स। तो वही मैं कहकर भाग लगा दो, भाग लगाने से S1/S2 हुआ, A1N1 डिवाइडेड बाई A2N2, ये हो गया। तो हम कहेंगे सर अच्छा ये बन के तैयार हुआ, तो जी हाँ यही तो मैं चाह रहा था, रेशियो का फॉर्मेट। तो अब आप एक बात देख सकते हो कि आप देखो जरा कि जो S1/S2 है एक तरह से रेशियो ही तो हुआ, S1:S2। तो जी हाँ सही कहा आपने, रेशियो ही तो हुआ है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई साहब S1 और S2 का रेशियो ये हो गया। अच्छा, A1 A2 का रेशियो ये हो गया, N1 N2 का रेशियो ये हो गया, है ना? तो जी हाँ, तो मैं वही कहूँगा कि जब भी कभी हमारे पास अगर किसी भी क्वेश्चन को पढ़ा, तो थोड़ा देर ज़रूर रुकेंगे और रुक के देखेंगे कि क्या हमें पुराना और नया डेटा दिया गया है। दिया गया है तो भैया उनका रेशियो फॉर्मेट मैं यूज़ करूँगा, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है? और ये वाला फॉर्मेट कब यूज़ करूँगा? तो जब क्वेश्चन में मुझे रेशियो परसेंटेज दिया गया हो। तो इन एनी क्वेश्चन, मैंने वही कहा कि इफ इन एनी क्वेश्चन 2 केसेस आर देयर एंड percentage or ratios are given, ratios are given, then we will utilize this formula, then we will utilize this formula। एक बार जरा इन चीजों को समझिए, किसी को भी अगर डाउट हो रहा है तो जरा पूछिए। उम्मीद करते हैं कि शायद क्लियर हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी, और जो लोग रेशियो पढ़े हैं उन्हें तो खैर ये सारी बातें पता है ही पहले से। तो पहला हम लोगों ने ये समझा, देख लो एक बार। दूसरा हम लोगों ने ये समझा। समझो जरा। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में पुराना एवरेज, बड़े देखो कोई लिखना मत इसको भी, और पहले सुनो सर। किसी क्वेश्चन में पुराना सम नए सम का रेशियो दिया हुआ है 4:5, ऐसे पुट कर दिया, पुराना वाले को ऊपर रख देता हूँ और नए वाले को नीचे रख देता हूँ, ठीक है?
मैंने देखा कि किसी क्वेश्चन में पुराना सम और नए सम का जो रेशियो है, पुराना सम और नए सम का जो रेशियो है वो गिवन है ऐसे 4:5। ठीक है, पुट कर दिया। अच्छा, पुराना एवरेज और नए एवरेज का रेशियो 2 मान लेते हैं 3, ये गिवन है। ठीक है, तो हम कहें सर इन दोनों को जब पुट कर देंगे तो हमें पास क्या बचेगा, n1/n2 बचेगा। तो मैं कहूँगा सर ये 2 से ऐसे काट लीजिए, तो इसको 2 कट गया, तो मैं क्या दिखाई दे रहा है, अब जरा देखो n1/n2 मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा सर इधर तो कुछ नहीं बचा, 3 को उधर भेजिए तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि सर n1/n2 इज इक्वल टू 6/5। इसने क्या समझाया, इसने ये समझाया कि पुराना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर 6 यूनिट है तो नए वाले में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, 5 यूनिट होंगे, यानी कि वही नंबर ऑफ आइटम्स। यानी पुराना अगर 6 लोगों का एवरेज था तो नए में 5 लोगों का एवरेज होगा, ऐसे कर सकते हैं हम। आपने क्या देखा कि हमें सम जो चेंज हुआ है उसका रेशियो मालूम है, 4-5 हुआ है। अच्छा, जो एवरेज जो चेंज हुआ है वो 2:3 हुआ है, तो एवरेज का भी रेशियो मालूम है। तो अगर हमें सम का रेशियो मालूम है, एवरेज का रेशियो मालूम है चेंजिंग होने का, तो हमने किसका रेशियो निकाल लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के चेंज होने का रेशियो निकाल लिया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किस रेशियो में चेंज हो रहा है, यानी कि 6:5 में। तो वही मैं बात यहाँ लिख रहा था कि इसको मैंने जब देखा तो क्या समझा, तो इफ रेशियो ऑफ चेंजेस ऑफ एनी टू वेरिएबल्स आर गिवन, then we can find the ratio of change of third variable। बताओ हाँ है ना। किसी को भी डाउट हो तो बोलिए। हम्म, चलो इस पे जरा एक क्वेश्चन लिखते जरा।
increased by 25%. क्वेश्चन करिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा ही है। Increased by 6 ice cream.
वेरी गुड, चलिए। पाँच छह लोगों का आंसर सही है। गौर करो, गौर करो, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सम आइसक्रीम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सम चाइल्ड, सम चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन होना चाहिए, चाइल्ड नहीं होना चाहिए, सम चिल्ड्रन। इफ total number of ice cream is increased by 25%, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ आइसक्रीम थे वो 25% से बढ़ गए, एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्रीज बाई 10%, लेकिन नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 10% से बढ़ा है, देन फाइंड द न्यू एवरेज नंबर ऑफ आइसक्रीम व्हाट ईच चाइल्ड गेट। ठीक है, वेयर द एवरेज नंबर ऑफ आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड इज इंक्रीजेज बाई 6, यानी कि यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ जो आइसक्रीम है वो 6 से बढ़ जा रहा है। तुम कैसे देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो पढ़ते में क्या लगा, एक पुराना एक नया, मतलब एक पुराना नया मतलब कि दो केस हो गया ना, तो जी हाँ दो केस हो गया। क्वेश्चन को पढ़ते ही लग रहा है कि सर दो केस मिल गया हमको, और जैसे ही दो केस मिला हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो जरा वो देखिए जरा। हम तुरंत फॉर्मूला पढ़े हैं, आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन द बेस्ट मेथड इज रेशियो मेथड। सुनो मेरा दिमाग तुरंत आ गया सर, S1 बाई S2 इज इक्वल टू A1 बाई A2, मतलब A1N1 डिवाइडेड बाई A2 N2। ओके, तो कहें सर सम में रेशियो क्या है, तो सम का रेशियो जो है, सम मतलब क्या, ये सम क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम की, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्जर्वेशंस, यानी कि नंबर ऑफ आइसक्रीम जो है ना वो होगा सम। अच्छा, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम जो 25% से बढ़ गया, यानी कि 4 से कितना हो गया 5। चलिए हम ओल्ड डेटा को ऊपर रख रहे हैं और न्यू डेटा को हम नीचे रख रहे हैं, ऐसा आपकी इच्छा, आप चाहे तो न्यू डेटा को ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वैसे ही रखेंगे। तो कह सकते हैं कि सर 4 से 5 हो गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि सर देखिए नीचे लिखते हैं 4, ऊपर लिखते हैं 5, ये भी लिख सकते हो। जी हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको क्या समझ रहे हैं। चलो, क्या सर एवरेज में क्या चेंज हुआ है, कोई रेशियो मिल रहा है क्या एवरेज का, हाँ मिल तो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज के बारे में, तो नहीं सर एवरेज हमें नहीं दिया हुआ, चलो उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का रेशियो की बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का रेशियो क्या है। तो पुराने जितने ऑब्जर्वेशंस थे उससे नए वाले ऑब्जर्वेशंस कितने ज्यादा या कम है, तो कहते हैं कि क्वेश्चन में कहा है कि इन जो ऑब्जर्वेशंस यानी कि बच्चों की जो संख्या है वो 10% से बढ़ गया है, यानी कि 10 से कितना हो गया है 11, 10% से बढ़ गया मतलब 10 से 11 हो गया, तो रेशियो मिल गया इसका भी। तो देखो रेशियो कैसे मिलता है, तो किसी क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन हो तो रेशियो मिलता है, या फिर ऐसे लिखा गया हो कि 1/3 मोर देन 2/5 लेस देन 1/6 हो जाए, तो ये सब कुछ रेशियो ही तो देता है। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा, दो केस हमें लगा कि भाई साहब पुराना एक नया, पुराना एक नया, और हमने क्वेश्चन में देखा कि परसेंटेज गिवन है, तो मेरा लालच आ गया कि सर ये इसको तो मैं इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो जी हाँ, सीखिए कि क्यों मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं इस मेथड को क्यों लगा रहा हूँ, समझे। अब मैं यहाँ से क्या करूँ सर, तो यहाँ से आप इसे काट कट कर सकते हो, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि A1 बाई A2 अगर हम निकालें तो हम कर सकते हैं 11 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 22 22, और ये जो है भाई साहब ये 5 5 25, यानी कि पुराना एवरेज अगर 22 था तो क्वेश्चन के अनुसार नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो सर 25 हो जाएगा। ठीक है, पुराना एवरेज अगर 22 था तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो सर एवरेज कितना बढ़ गया यूनिट में, तो कहेंगे सर यूनिट में 3 बढ़ गया। अच्छा, तो यूनिट में 3 बढ़ा एवरेज, जी हाँ, तो पुराना एवरेज, नया एवरेज एंड चेंज इन एवरेज, हमें रेशियो मिल गया। अब इनमें से किसी भी एक का रियल टाइम वैल्यू पता हो तो हम बाकी सबका फाइंड कर सकते हैं, तो जी हाँ, तो हमें किसका रियल टाइम वैल्यू पता है सर, इस 3 यूनिट का रियल टाइम वैल्यू पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू कितना है सर, इंक्रीजेज बाई 6, यानी कि डबल हो जा रहा है, समझे। तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो हम कह सकते हैं ना कि नया वाला कितना है 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो नया एवरेज 25 है तो इसका डबल यानी कि 50 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और वो कहता है कि ओल्ड नंबर ऑफ चॉकलेट्स व्हाट ईच चाइल्ड गेट्स इज, सर 22 का डबल यानी 44। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, क्वेश्चंस ये सारे। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, यही कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर हम ये बात कर रहे थे। चलिए, तो इस पे हम और भी क्वेश्चंस मिसलेनियस में बाद में करेंगे, लेकिन अब जरा हम समझते हैं, जरा अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। क्या सर, अब यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखते हैं कि वी नो दैट
S1 by S2 इज इक्वल टू A1 by A2 और इनटू N1 by N2। ठीक है, ये हम जानते हैं, मालूम है। अब सुनो जरा, इसके केस में हम जरा दो तीन चीजें समझ के निकालेंगे, बहुत 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 बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। देखिए क्या, इसे हम अलग अलग निकालते हैं जरा। सबसे पहले नोट 1, कंडीशन 1 या नोट 1 जो भी कहो, चलो जैसे मर्जी वैसे कहो, कंडीशन निकाल लेते हैं। आप जरा सोचो, किसी क्वेश्चन में भी, किसी भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो जाए। अच्छा, मतलब कहने का अर्थ क्या कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n1 बराबर हो जाएगा n2 के। इसका मतलब ये हुआ कि n1 बराबर हो जाएगा n2 के। तो अगर ये n1 n2 के बराबर हो जाएगा तो भाई यह इक्वेशन देखो, इक्वेशन में क्या बन जाएगा तब? तो कहेंगे सर n1 n2 बराबर अगर हो जाएगा तो s1 by s2 तो रहेगा, a1 by a2 भी रहेगा, बट n1 by n2 दोनों बराबर होने के कारण आपस में कट जाएगा और कट के खत्म हो जाएगा। तो जी हाँ, कट के खत्म हो जाएगा, 1:1 रेशियो आ जाएगा। ओके, यानी ये मिलेगा रिजल्ट। तो जी हाँ, ये मिलेगा रिजल्ट। चीजों को समझिए। अच्छा, ये क्या समझाता है? ऐसा लिखना समझाता है कि सर पुराना स्पीड सॉरी सम नए सम का रेशियो बराबर होगा पुराने एवरेज और नए एवरेज के रेशियो के। यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा सर? तो जी हाँ, हो जाएगा बराबर। लेकिन कब बराबर होगा? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा। और ये जो रिश्ता आपको दिखाई दे रहा है ना कि पुराना सम नया सम का जो रेशियो है वही पुराने एवरेज और नए एवरेज का रेशियो है, यानी S1 S2 A1 S2 बराबर है। यहाँ पे A1 है तो ये भी 1 है, A2 है तो ये भी 2 है। तो ऐसा जहाँ कहीं भी जो भी चैप्टर में हो, अगर ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो हम उस चीज को कहते हैं कि सर ये जो दोनों जो है ना, यानी कि सम और एवरेज, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि जैसा सम बदलेगा वैसा एवरेज बदलेगा, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो? फिक्स हो, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फिक्स हो। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फिक्स नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। चीजों को समझिएगा। किसी को डाउट होगा तो तुरंत पूछिएगा कि हाँ सर ये डाउट है। मतलब कहने का अर्थ कि सर जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि पुराना सम, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, मान लो कि पुराना सम 4 है और नया सम 5। मतलब कहने का अर्थ कि हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि S1:S2 जो है वो 4:5। तो मतलब कि सर 4/5 कर सकते हैं S1/S2? तो जी हाँ, ये पुट कर दिया तो दैट इज इक्वल टू A1/A2 होगा। इसका क्या मतलब हुआ? देखो A1/A2 का जो रेशियो हो गया, यानी A1:A2 का जो रेशियो हो गया वो भी क्या आ गया? 4:5। तो ये हमें गिवन था, हमने इसको पुट किया और जैसे इसको पुट किया तो A1:A2 क्या आ गया? 4:5। तो आप देख सकते हो कि जो सम का रेशियो है वही एवरेज का रेशियो है। तो जी हाँ, जो सम का रेशियो है वही एवरेज का रेशियो है। यही तो कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसा रिलेशन इसका है वैसा ही रिलेशन इसका है। जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा। अगर ये 4 से 5 गुना 5 4 से 5 हुआ है तो ये भी 4 से 5 होगा। यानी कि जैसे सम बदलेगा वैसे एवरेज बदलेगा। यही तो कहते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। जैसे सम बदलेगा वैसे एवरेज बदलेगा, यानी जो रेशियो सम का होगा वही रेशियो एवरेज का होगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है ये मैंने समझा भी दिया यहाँ पे कि कहाँ से पैदा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहीं से पैदा हुआ। ठीक है, अब आइए हम जरा कंडीशन 2 लेते हैं। अब देखो बाकी 2 कंडीशन आप तो खुद से मतलब बना सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए इफ एवरेज ऑफ द मतलब एवरेज इज कांस्टेंट, इफ एवरेज इज कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, सेम। मतलब कि 2 सिनेरियो है लेकिन दोनों में एवरेज सेम है, जो एवरेज पहले है वही एवरेज आज है, जो एवरेज पहले है वही एवरेज आज है, इसका ये मतलब हुआ। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1, हाँ ऐसा कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि यही इक्वेशन क्या बन जाएगा जब a1 बाई a2 अगर 1 हो जाएगा, कट कट के आपस में कट के मर जाएगा, तो क्या बचेगा? तो सर बचेगा s1 बाई s2 इज इक्वल टू n1 बाई n2। तो सर इससे क्या फायदा हुआ? ये बचेगा ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, मीनिंग समझाइए ना सर। मीनिंग ये हुआ कि भाई साहब जैसा सम का रेशियो होगा वैसा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का रेशियो होगा। मतलब कि जैसे सम बदलेगा वैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बदलेगा एंड वाइस वर्सा, यानी कि जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बदलेगा वैसे ही टोटल सम बदलेगा। ठीक है, इसी बात को मैं से कैसे कर सकते हैं सर? तो हम इसे कह सकते हैं कि S1 इज टू S2 इज इक्वल टू N1 इज टू N2, यानी जो रेशियो सम का है वही रेशियो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का है। और ये फिर से मैं कहूँगा सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है कि भैया सम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन ये कब हुआ? ये तब हुआ जब एवरेज सेम था। ये तब हुआ जब एवरेज सेम था, यानी कि जितना एवरेज पहले था उतना ही एवरेज आज था, तभी हुआ। अच्छा जैसे देखो ये दोनों केस को ना अगर प्रैक्टिकली भी आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे बताता हूँ। जैसे देखो ये एक सिनेरियो लेते हैं, ये पहले वाले केस को समझाने के लिए, पहले वाले कंडीशन को समझाने के लिए एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे लोगों की संख्या सेम रहती है। जैसे मान लो कि तुम लोग 5 आदमी हो, ठीक है, मान लो कि तुम लोग 5 आदमी हो। अब मेरे पास अगर 100 चॉकलेट्स हैं, तो जब मैं बांटूंगा 5 आदमी में तो कितना कितना बटेगा? तो कहेंगे सर 20 बटेगा। ठीक है, अब लोगों की संख्या उतनी ही है। अब मेरे पास आ जाए मान लो कि 105 चॉकलेट। तो अब ये सर देखिए 100 तो बढ़ चुका था 20, अब एक्स्ट्रा कितना आया है 5, तो वो पांचों बटेगा नहीं 5 पे? तो जी हाँ, तो एक 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 करके 5 पे बढ़ जाएगा चॉकलेट्स। जी हाँ, तो अभी जो पहले वाला एवरेज था वो 20 था, तो नया वाला एवरेज क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आपने एक चीज देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया कि सम जो है वो, देखो जहाँ ध्यान से 5% बढ़ गया। हाँ, सम जो है वो 5% बढ़ गया। जी हाँ, कर सकते हैं। तो बताओ कि पुराना एवरेज अगर 20 है और नया एवरेज 21 है, तो क्या ये 5% नहीं बढ़ गया? तो जी हाँ, बढ़ तो गया। जरा सोच के देखो कि 100 चॉकलेट में पहले 5 लोग थे, तो हर एक आदमी को 20 चॉकलेट मिल रहा है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अब चॉकलेट है 105, और 105 को बांटेंगे 5 आदमी पे, तो कहेंगे सर एक एक बढ़ जाएगा, 21 चॉकलेट मिलेगा। तो कह सकते हैं कि पुराना जो टोटल चॉकलेट है वो 100 है, और नया जो टोटल चॉकलेट है, चॉकलेट है वो 105 है। तो चॉकलेट्स की संख्या कितनी बढ़ गई? 5%। तो अगर चॉकलेट की संख्या 5% बढ़ गई, तो हर एक आदमी का एवरेज भी कितना बढ़ गया? 5%। अब देख सकते हो एक चॉकलेट बढ़ रहा है 20 पे, यानी कितना परसेंट? 5% हुआ ना। एक चॉकलेट बढ़ रहा है 20 पे, तो कितना परसेंट? 5%। यानी कि जितना परसेंट, यानी कि जो रिश्ता, जो रिलेशन पुराने नए सम का है, वही रिलेशन, वही रिश्ता पुराने नए एवरेज का है। बात सुना रही है? कहोगे सर कैसे? इसका रेशियो निकालोगे तो नहीं आएगा 20:21? जी हाँ, तो जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका है। बट ये कैसे पॉसिबल हुआ सर?
इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है। पहले केस में भी 5 ही बंदा था और इस वाले केस में भी 5 ही बंदा है। यही हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल है। चीज़ों को ऑब्जर्व करिए आप ऐसे ही प्रैक्टिकली सोच-सोच के। अब देखो चूँकि एवरेज बराबर है, तो सम जो होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होगा। जैसे मान लो कि इसका भी सुनाता हूँ ज़रा, एक केस ऐसा लेता हूँ जहाँ पे हमारे पास 3 बंदे हैं, ठीक है? और सबको हमने एवरेज 100 चॉकलेट दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? 100, ठीक है? तो अगर 3 बंदे हैं, एवरेज 100 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 300, समझे? अब सुनिए, अब मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दिया जाए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दिया जाए। अब मान लीजिए कि 5 कर दिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 कर दिया जाए। तो कहें सर आज भी 300 चॉकलेट होगा क्या? नहीं, 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 एवरेज फिक्स है। एवरेज फिक्स है, एवरेज वही है। यानी कि एवरेज आज भी कितना है सर? तो 100, 100, 100। अब बताओ कि अगर एवरेज पुराना 100 था, नया भी एवरेज 100 है, तो आज हर एक बंदे के पास कितना चॉकलेट होगा? 100। तो कुल मिलाकर 5 बंदों को कितना हो जाएगा? 500। तो हमने क्या देखा कि एवरेज पहले जो 100 था वही 100 एवरेज आज भी है। बट नंबर जो है 3 से हो गया 5, नंबर जो है वो 3 से हो गया 5, तो सम जो है वो 300 से हो गया 500। तो जी हाँ, तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनका है। यानी कि जिस रेशियो में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ रहे हैं, उसी रेशियो में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट भी बढ़ रहा है। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ? जब एवरेज हमेशा सेम है, एवरेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब पॉसिबल। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब इसी में कंडीशन 3 ले लो आप खुद ले सकते हो। देखो ज़रा, जब हमारा सम ही बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? जरा सोचो, अगर हम सम को ही बराबर कर दें तो क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कांस्टेंट का मतलब हुआ सेम। मतलब कि S1 बराबर किसके है? S2 के। तो सर अगर S1 S2 बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे ना S1 बाई S2 कट जाएगा। जी हाँ, 1 बाई 1 हो जाएगा कट के। अच्छा, ओके ओके। तो मैं ऐसा लिख सकता है कि 1 बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा सर? वही एवरेज, एवरेज 1 N1, एवरेज 2 N2। तो अब इसको देख के तुम क्या कर सकते हो? तो क्या सर N1 इंटू को चाहे A1 इंटू को उठा के इधर फेंक सकते हैं RHS में, LHS में। तो चलिए काम वही करते हैं। तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू A1 बाई A2, ये मिला। अब इसका क्या मतलब है सर? बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि सर अगर हम ऐसे कहें कि A1 इज टू A2 है, तो ये उल्टा रेशियो होगा N2 इज टू N1 का। ठीक है, यानी कि अगर हम कह देते हैं कि सर पुराना एवरेज और नए एवरेज का रेशियो, मान लेते हैं कि ओल्ड और नए एवरेज का रेशियो 4 और 7 है। ये ओल्ड है और ये न्यू एवरेज है, 4 और 7 है। तो हम कहें सर इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू N2 इज टू N1 होगा। पता है N2 इज टू N1 क्या हो गया? ध्यान से देखो जरा, ये ओल्ड एवरेज 4 था, अब ये नए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? N2 तो नया होगा ना, 1 वाला ओल्ड है, 2 वाला न्यू है। मैं कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पुट किया है A1 की जगह पे 4, लेकिन वो हो गया N2 का यूनिट। वो किसका यूनिट हो गया? N2 का। बस यही तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो क्लियर? जी हाँ।
किसी को कहते हैं कि सर एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये थर्ड केस था। यही हमें 3 केसेस जो है ना, हमें कुछ कुछ रिजल्ट देते हैं, कुछ कुछ कहानियां बनाते हैं आगे। तो आगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, तो उसमें हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके। अब हम थोड़ा ठीक है, तो फिर सेम ज्वाइन करिएगा। अगर 2 घंटे का होगा, अभी अभी लगातार यही चलेगा अभी कुछ दिन, 1-2 दिन, जब तक ये इंटरव्यू वगैरह का झंझट ना हो जाए। तो ये मान के चलिए कि हम एवरेज ही पढ़ेंगे अभी। हो सकता है कि 2 दिन, किसी दिन 2 घंटा पढ़े, किसी दिन 1 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे। तो हम पहले ही बता देंगे कि क्या होगा। सर टाइमिंग सेम तो? ना ना, हाँ सेम सेम टाइम। देखिए अगर कभी होगा कि 2 घंटा हम कहेंगे तो 6:30 से कहेंगे ज्वाइन करने के लिए, तो हम पहले ही लिख देंगे कि हाँ 6:30 से ज्वाइन करो। तो एक बार आप लोग शाम के वक्त तक देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक, एक बार जरा ऑब्जर्व करो, एवरेज को अपने तरफ से देख कर आप लोग आओ, फिर मुझे जितना डिटेल्स में होगा डिटेल्स में पढ़ेंगे एवरेज को क्या है कैसे।